अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इमरान खान की जेल में कैद के बाद उनकी बहन अलीमा खान एक नुमायां शख्सियत के तौर पर सामने आई है। PTI के कई हल्के दूसरे लीडर्स के मुकाबले में उन्हें इमरान खान के साथ मुकम्मल तौर पर वफादार समझते हैं, मगर ये सवाल उठता है कि क्या इमरान खान के साथ ये वफादारी पार्टी के फैसलों में मौसर किरदार अदा कर रही है या सिर्फ एक अलामती हैसियत है। अलीमा खान ने कई बार खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं और पार्टी के दाखिली मामलात पर तनकीद की, मगर इसके बावजूद ये वाज़ेह नहीं कि उनकी तनकीद से पार्टी की पॉलिसी या हिकमत अमली पर कितना असर पड़ता है। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ धड़े वजूद रखते हैं। एक धड़ा अलीमा खान के साथ जुड़ा दिखाई देता है तो दूसरा बुशरा बीबी के गिरोह के साथ। अलीमा खान के और बुशरा बीबी के गिरोह के दरमियान इख्तलाफात पार्टी की यकजहती के लिए खतरा हैं या महज दाखिली सियासत का मामूली सा हिस्सा है। कई बार बाज़ ओहदेदारों की तयनाती और एहतजाजों के हवाले से भी अलीमा खान और बुशरा बीबी के बयानिए में फ़र्क देखा गया है। अलीमा खान की रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप गुफ्तगू में अलीमा खान ने बताया कि बुशरा बीबी इमरान खान की सेहत से मुतालिक गलत खबरें फैला रही हैं और दोनों ख़वातीन के गिरोहों में पार्टी पर कंट्रोल की कशमकश जारी है। इसी तरह अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान की बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा के साथ तकरार की खबरें भी आती रहती हैं। 24 नवंबर 2024 के एहतजाज के सिलसिले में बुशरा बीबी और अलीमा खान अलग अलग अहकामात देती रहीं। इससे सवाल उठता है कि क्या अलीमा खान वाकई सियासत में फ़ाल रहना चाहती हैं या सिर्फ मीडिया बयानिए के जरिए अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि अलीमा खान की तनकीद और मीडिया में मौजूदगी पार्टी के कारकुनों और आम वोटर्स के जहनों पर किस तरह असर डालती है। अलीमा खान के किरदार और पार्टी में उनके असर के हवाले से तजाद पाया जाता है। क्या अलीमा खान सिर्फ अलामती शख्सियत हैं या हकीकी सियासत में मौसर किरदार अदा कर रही हैं? क्या पार्टी के फैसले बुशरा बीबी के गिरोह के असर में ज़्यादा हैं या अलीमा खान के असर में? वाक़फ़ान हाल ये बताते हैं कि बहन और अहलिया के मुकाबले में इमरान खान पर ज़्यादा असर अपनी अहलिया का ही है। सवाल यह है कि अगर अलीमा खान सियासत में ज़्यादा फ़ाल हो जाएं तो इससे पार्टी की मजमूई हिकमत अमली पर क्या कोई असर पड़ेगा? क्या दाखिली धड़ेबंदी मज़ीद बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? क्या पार्टी कारकुन और आम वोटर अलीमा खान की मौजूदगी को एक मस्बत ताकत समझेंगे या इख्तिलाफात का सबब? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या खुद इमरान खान अपनी गैर मौजूदगी में अलीमा खान को पार्टी में कितना इख्तियार देना चाहेंगे? खान का सियासी किरदार और पार्टी में उनकी मौजूदगी मुताद्दिद पहलुओं से बहस तलब है। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और जैगम खान। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अलीमा खान की पार्टी के फैसलों पर असलों पर असरअंदाज होने की कोशिश, सियासत कितनी हकीकी या महज अलामती हैसियत? जैगम साहब, अलीमा बीबी मुलाकातों के बाद बाहर आके मीडिया के सामने गुफ्तगू भी करती हैं, अहम मामलात पर भी बात करती नजर आती हैं। आज तो बड़ा अहम वाक़या भी हुआ इस्लामाबाद में, जहां पे सहाफ़ियों और कारकुनों के बीच भी कुछ तगोदो दिखाई दी, गर्मा गर्मी हुई। मगर सवाल यह है कि अलीमा बीबी सियासत में वाकई फ़ाल होना चाहती हैं या ये कहा जाए कि सिर्फ मीडिया की हद तक बयानिए में मौजूद रहना चाहती हैं और सिर्फ एक पैगाम रसां के तौर पर मौजूद हैं? अलीमा खान साहिबा इस वक्त जो कर रही हैं उसको सियासत ही कहा जाता है जी। सियासत का मतलब सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं होता। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की सबसे बड़ी तवाना आवाज़ हैं। वो एक तरह से इमरान खान की स्पोक्स पर्सन हैं। पार्टी के लाए अमल, पार्टी की पॉलिसियों के बारे में वो राय देती हैं और बड़ी सख्त राय देती हैं। पार्टी के अहदेदारों के बारे में वो ओपिनियन देती हैं और बड़ी सख्त ओपिनियन देती हैं। सिर्फ इलेक्शन लड़ना सियासत नहीं होता। कराची के अल्ताफ भाई ने कितने इलेक्शन लड़े थे, तो क्या वो सियासत में नहीं थे? तो सियासत में तो वो हैं। सियासत में मुख्तलिफ रोल होते हैं और सियासत का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल में उन्हें सियासतदान ना समझना या सियासतदान ना कहना ये दुरुस्त बात नहीं होगी। जैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, हम सियासत ही समझ रहे हैं, मगर सवाल यह है कि कितना रियल पॉलिटिक्स है और कितना एक अलामती है कि ज़रूरत के तहत वक्ती तौर पर वो जो कुछ कर रही है, जो जिम्मेदारी मौजूद है। आयशा, सियासत अलामतों का खेल है। सियासत में अलामतें बहुत अहम होती हैं। अलामतें पार कैरी करती हैं और जिन अलामतों को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, मसलन एक बहन के तौर पर, किसी हद तक एक मजलूम फैमिली के नुमाइंदे के तौर पर, ये सियासी ताकतवर अलामतें हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए वो अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही हैं और पार्टी की सियासत को आगे बढ़ा रही हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो पार्टियां हैं उनका एक मालिक होता है, बाकी सब उसके मुंशी होते हैं। और इमरान खान साहब तो सिर्फ पार्टी के मालिक नहीं हैं, वो पार्टी के मुर्शिद भी हैं। और झगड़ा इस बात पे चल रहा था कि इमरान खान का खलीफा कौन होगा। मेरे ख्याल में ये जंग तय हो चुकी है और
अलीमा खान ये जंग जीत चुकी हैं। ये बात फैसला कुन तौर पर तय हो गई है कि इस वक्त इमरान खान की नुमाइंदा वही हैं। और उसकी एक वजह और भी है, और उसकी वजह ये है, ज़ैगम साहब करेक्ट मी, जहां तक मुझे याद पड़ता है आप हमारे शो में माजी में एक बार कह चुके हैं कि ज्यादा ताकत बुशरा बीबी की तरफ फॉल कर रही है। आज आप ये बता रहे हैं कि अब के हालात में पावर यहां पर ज्यादा लाई कर रही है। जी, उसकी वजह यह है कि दोनों की पावर का सोर्स एक है। बिल्कुल। जो हमारी मशरिक की सियासत है उसमें जो कैरिज्मेटिक शख्सियतें होती हैं, जो करिश्माती लीडर होते हैं, जो फैमिली के बानी होते हैं, उनकी ताकत खानदान वालों को मुंतकिल होती है। लोगों के जहन में यही बात है कि उनको अगर रिप्लेस कोई कर सकता है तो खानदान वाला कर सकता है। यही ताकत का सोर्स बुशरा बीबी का था। जब बुशरा बीबी के पास एक्सेस थी, जब वो बाहर थी, जब वो मिल सकती थी बाकी लोगों से, पार्टी पर असरअंदाज हो सकती थी, तो उस वक्त वो ताकतवर तरीन शख्सियत थी। लेकिन इस वक्त बुशरा बीबी महदूद हैं, कैद हैं, वो गुफ्तगू नहीं कर सकती, इंटरेक्ट नहीं कर सकती, उनकी एक्सेस इमरान खान से भी महदूद है। तो इसलिए वो इस वक्त ताकत की खेल में पीछे चली गई हैं। और अलीमा खान साहिबा जो दोबारा इमरान खान का खानदानी तौर पर करीब तरीन शख्सियत है शायद बुशरा बीबी के बाद, तो इस वक्त वो नुमाइंदा तौर पर बनकर उभरी हैं। इस वक्त सवाल ये है कि इमरान खान के बिहाफ पे कौन बोलता है, क्योंकि ताकत तो इमरान खान के पास है, फैसला साजी इमरान खान के पास है। इस वक्त भी पूरी पार्टी किसी और को फैसला साज नहीं मानती, और पार्टी के अंदर फैसला साजी का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, तरीक़ाकार नहीं है कि जो इमरान खान की जगह पे वो पॉलिसी का अदारा बोले, फैसला साजी का कोई अदारा बोले। तो देखना तो इमरान खान की तरफ पड़ता है ना पार्टी को। तो फिर इमरान खान की तरफ देखते हैं तो फिर ये देखना पड़ता है कि इमरान खान का पैगाम लेकर कौन आया है, इमरान खान की नुमाइंदगी कौन कर रहा है। अलीमा खान वो पोजीशन ले चुकी हैं, वो गुफ्तगू भी बहुत अच्छी करती हैं, वो बहादुर भी हैं, और सबसे बड़ी बात पार्टी की यूथ उनको इमरान खान का नुमाइंदा, इमरान खान का मोतमिद, इमरान खान का स्पोक्स पर्सन तस्लीम करते। और आखिरी बात मैं कह दूं, वो हिकमत अमली पर मुतासिर हो रही हैं, डिफाइन कर रही हैं, वो मुजाहिमत की तरफ धकेलती हैं, वो पार्टी को बताती हैं कि ऐसा मत करो, इमरान खान ये चाहता है। वो हिकमत अमली को मुतासिर करती हैं, मगर प्रैक्टिकली हमें ग्राउंड पर ज़ैगम साहब वो हिकमत अमली मुतासिर होती नजर नहीं आती। आपने जो ट्रेड्स की बात की, गुफ्तगू, बहादुरी है, वो सुहेल बड़ाई साहब का मुझे याद आ गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहीं बोला कि इमरान खान वाली ही सारी क्वालिटीज अलीमा खान में है, मगर बस जेंडर का डिफरेंस मौजूद है। शहजाद साहब मैं आपकी जानिब आऊं, दो गिरोह मौजूद हैं अलीमा खान और बुशरा बीबी के, आपके ख्याल में किस हद तक एक दूसरे के मुकाबिल हैं, या आप एग्री करते हैं कि इस वक्त पलड़ा अलीमा खान का भारी है, और क्या इमरान खान अपनी गैर मौजूदगी में ये बागडोर अलीमा खान को देने पर तैयार हो गए हैं? देखिए, ये एक सफर ऐसा सफर था अलीमा खान का जो कि पहले शुरू तो भाई की मदद के लिए शुरू हुआ, लेकिन जब देखिए फितरी अमल है, जब आपके वर्कर्स आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें, कुछ चीदा चीदा आपके जो सरकर्दा किस्म के बाकी मेंबरान हैं पार्टी के, वो आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें, एक पार्टी के अंदर तफरीक पैदा हो जाए, फिर दो खवातीन का मामला है जो कि गालिबन विरासत की तरफ नज़र लगाए रखी हैं, सियासी विरासत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जब आप देखते हैं, और फिर उसके बाद जिस किस्म की ऑथेंटिसिटी अलीमा खान कैरी करती हैं, और जो एक्सेस है मीडिया के साथ, जिस तरीके से वो मीडिया में आके बात करती हैं, क्योंकि वो इमरान खान से मिल के आती हैं जब भी उनको मौका मिलता है, और उनकी जो बात होती है, फिर वो पार्टी की पॉलिसी के बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर देती हैं। फिर अभी रिसेंटली उनके दो बेटे गिरफ्तार हो गए। जिस तरीके से उनकी जो आमद होती है कोर्ट्स के अंदर, और फिर उसके बाद जो मीडिया के साथ इंटरेक्शन इन लोगों का सबका होता है, मेरा ख्याल है कि एक समझा जा रहा है पीटीआई के कम से कम इन दो खवातीन की हद तक कि जो स्पेस क्रिएट अगर हुई ऊपर टॉप पे, इमरान खान किसी वजह से नाअहल हो जाते हैं, नई पार्टी को लीड कर पाते, कोई और वजह हो जाती है, तो फिर इन दोनों खवातीन में से किसका पलड़ा भारी होगा। अगर तो इमरान खान निकल आते हैं, जो कि निकल आना चाहिए, आम हालात के अंदर सेहत भी उनकी ठीक है और अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन बात यह है कि जब वो निकलेंगे तो मेरा ख्याल है वही फैसला करेंगे कि इन दो खवातीन के अंदर से कोई एक भी इस काबिल है कि उसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। ये भी बिल्कुल मुमकिन है कि उनकी बेगम का पलड़ा भारी हो, क्योंकि वो जाहिर है कि उनकी बेगम है, और वो जब आपस में उनको मौका मिलेगा तो वो क्लैरिटी के साथ ये वाजे कर दें। एक और जो चीज़ है वो ये है कि अलीमा खान साहिबा का जो जिस किस्म का एतमाद बढ़ता जा रहा है,
और जो रोल बढ़ता जा रहा है, जिससे पार्टी में तकसीम भी आ गई है, तफरीक भी आ गई है, वो किसी यकजहती और उनकी आपस में जो इत्तेफाक का बायस नहीं बन पा रही, तो क्या वो इस काबिल हो सकती हैं कि वो इस पार्टी को आगे लेके चलें? तो ये सवालात जरूर उठेंगे इमरान खान के दिल में भी, और उस हिस्से में भी जो कि अलीमा खान के एक बढ़ते हुए रोल के साथ थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता। तो मुझे यूं लगता है कि तमाम चीजें फैसला करेंगी कि इमरान खान क्या खुद पार्टी को आगे लेके बढ़ेंगे। एक छोटा सा सवाल है शहजाद साहब जी सर, आपने कहा कि वो इमरान खान फैसला करेंगे कल को जब बाहर आए, और फिर आपने अहलिया की बात करते हुए कहा कि उनका पलड़ा भारी दिखाई देता है, वो अहलिया हैं। सवाल ये है, पॉलिटिकल एक्यूमेन आपको कहां ज्यादा दिखाई देता है? अगर दोनों की बात करें, अलीमा बीबी अभी कुछ अरसे से हमें नजर आ रही है मीडिया के सामने गुफ्तगू करती और उनकी हैंडलिंग। बुशरा बीबी को हमने गुज़िश्ता साल नवंबर में देखा था, मीडिया के एक्सपोजर जब उनका हुआ, जो उनकी गुफ्तगू उस वक्त में रही नवंबर के आखिर तक, जब तक वो जो एहतजाज वाला मामला बना था। तो आप दोनों को देखें तो आपको कहां पॉलिटिकल एक्यूमेन ज्यादा दिखता है? पॉलिटिकल एक्यूमेन वहां ज्यादा होता है जहां पे इत्तेफाक क्रिएट किया जा सके, वोटर्स की तादाद बढ़ाई जा सके, अपने लोगों के ऊपर अपना एतमाद हर एक का बढ़ाया जा सके। जहां आप तफरीक का बायस बने और तकसीम का बायस बने, वो फिर एक फेलिंग सियासत है। आप तोड़ के तो हर कोई सियासतदान धड़े बनाना और उसके हिस्से बखरे करना किसी चीज के सबसे आसान काम है, उसको जोड़ के रखना सबसे मुश्किल काम है। जोड़ने वाले लीडर हुआ करते हैं, तोड़ने वाले लीडर नहीं हुआ करते। तो मेरा ख्याल है कि अलीमा खान का भी इम्तिहान है। मुझे यूं लगता है कि विरासत की तरफ ज्यादा, सियासी विरासत की बात कर रहा हूं, उसकी तरफ ज्यादा जोर है। और ये जो बेटों का भी मैदान में आ जाना, वरना बेटे तो पिछले 3 साल से अराउंड थे आपके, ये सब मालूम था, लेकिन उनका पकड़ा जाना, अब ये कहीं पे बैठ के ये पार्टी को फर्दर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। इसका इनका रोल रीइंफोर्स किया जा रहा है अलीमा खान का, ताकि पार्टी में और तकसीम पक्की हो जाए। ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो मैं सामने नजर आने वाली चीज है, जो एक फितरी अमल है, जहां लोग इतने सारे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप खामखा लीडर बन जाते हैं, फिर आपका पावर लेने को भी दिल करता है। तो मेरा ख्याल है कि ये लीडर तो बन चुकी है उस लिहाज से, आप पावर की तरफ जाएंगी और पावर को फिर अपने खानदान में, अपनी फैमिली में रख के, हो सकता है अपने बेटों में से किसी को आगे लेके आए, क्योंकि इमरान खान के बेटे तो नहीं आने वाले। तो ये जो मामलात हैं, ये हमारी सियासत के अंदर हमेशा एक उन्वान के तौर पे जिंदा रहते हैं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर इमरान खान खुद आ गए तो चीजें मुकम्मल तौर पे वाज़े और क्लियर हो जाए। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, अलीमा खान एक फाल किरदार तो अदा करती नजर आ रही हैं, आपके ख्याल में ज्यादा एक्टिवली अगर हमें दिखाई देती हैं तो क्या एक नई ताकत देंगी जमात को, या किसी तकसीम और बहरान की बुनियाद बनेगी? एक दूसरा ये कि दोनों, हम जब पार्ट्स की बात करें, बुशरा बीबी या अलीमा खान की, गिरोहबंदी मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर, जैसे अभी एक शहजाद साहब ने बात करते हुए कहा कि कोई डिवाइड फर्दर जमात के अंदर होने जा रही है, फैमिलीज उस पोलिटिकल इनहेरिटेंस को कैरी करना चाह रही हैं, आप इसका असर देखते हैं किसी तरह का? देखिए, जो जहां तक अलीमा खान साहबा का ताल्लुक है, तो वो तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, पार्टी को लाहक है, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि इमरान खान साहब से मेल मुलाकातें जो हैं उनमें काफ़ी कमी हुई है माजी करीब से, और उनका जो पहले एक ओपन हाउस वाला समा था कि जाके लोग मिल रहे हैं और वो उनसे हिदायत ले रहे हैं, उनके बयानात लेकर आ रहे हैं, तो वो अब ऐसे मामलात तो नहीं रहे। इस वजह से गालिबन इमरान खान भी जो है वो ट्रस्ट कर रहे हैं अलीमा खान साहबा को ही, क्योंकि उनको बाकी जो उनकी पार्टी के अंदर लोग हैं उनको उनके ऊपर मुकम्मल भरोसा कम से कम ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं दिखाई देता। अली अमीन गंडापुर जो है वो भी 2 कश्तियों के सवार हैं। बैरिस्टर गौहर को भी पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है वो समझता है कि जी इनका स्टाइल जो है वो अग्रेसिव नहीं है खान साहब और अलीमा बीबी की तरह। तो ये वजह है कि अलीमा खान उभर कर सामने आ गई हैं, और बुशरा बीबी भी चूंकि जेल में है, पहले आपने देखा था कि वही मामलात को उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ था, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं है, इसलिए ये एक वक्ती तौर के ऊपर एक चीज है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसका दूसरा नाम है इमरान खान, और ये याद रखिए कि ये पार्टी जो है एक शख्सियत के गिर्द बनी है और घूमती है, और एक तहरीक है जिसमें एक मरकजी किरदार एक ही शख्स का है, बाकी सब जो है वो जैसे सपोर्टिंग कास्ट होती है और जो कि बदलती रहती है। इसीलिए आपने देखा कभी कोई आगे होता है, कभी कोई पीछे होता है, कभी कोई सामने होता है। तो ये कोई परमानेंट चीज नहीं लगती।
कि ये कोई मुस्तकिल किस्म का एक अरेंजमेंट हो जाएगा। जहां तक ये सवाल है, ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पीटीआई तकसीम हो जाएगी या ये कि मुस्तकबिल की लीडर अलीमा खान है। देखिए ऐसा भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि खान साहब तो ऐसा नहीं चाहेंगे। उन्होंने पहले भी उनका जो रवैया था इस बारे में बहुत क्लियर था, बल्कि शायद ये भी कहा कि मैं उसी दिन पढ़ रहा था कहीं कि उन्होंने कहा कि अलीमा, किसी ने लिखा हुआ था कि अलीमा खान साहबा ने कोई टिकट भी अप्लाई करना चाहा था या वो उम्मीदवार थी, लेकिन खान साहब ने उसको अप्रूव नहीं किया। तो क्योंकि उनकी फिर सियासत का जो पूरा एक वो रहा है वतीरा, जहां पे वो मौरूसी सियासत को आड़े हाथों लेकर 15-20 साल से यहाँ एक सवाल है, पॉलिटिकल सर्वाइवल ऑफ पीटीआई। माजी में भी अगर किसी सियासी जमात को देखें तो वो एक ही लीडर है, सब उसके गिर्द घूमते हैं, लेकिन जब जब उन पर इमरजेंसी सिचुएशन आई किसी ना किसी को फ्लैग अप करना पड़ा। हमने ये देखा, मरियम बीबी की बात कर ली जाए तो वो उनका कोई पॉलिटिकल प्रोफाइल नहीं था, मगर उस इमरजेंसी सिचुएशन ने उनके पॉलिटिकल प्रोफाइल को एक अपॉर्चुनिटी दी और उन्होंने खुद को प्रूव किया। पीटीआई का सर्वाइवर, अगर इमरान खान को पॉलिटिकल स्पेस ना मिल पाया आज कल परसों 2-3 साल में, तो किसी ना किसी तरह से जमात को जब सर्वाइवर की जरूरत होगी तो कोई ना कोई तो चाहिए होगा उस जगह पर खड़े होने के लिए। सर्वाइव कर पाएगा पीटीआई एज अ होल? जी, तो उस वक्त तक कलीमा खान जो है वो रहेंगी एक सेंटर स्टेज के ऊपर। और जिस तरह के अभी मामलात हैं कि अभी ये भी देखिए ना, पार्टी के अंदर से ही एक ग्रुप ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया है। एक नई सेनेटर जो मुंतखब हुई, उन्होंने ट्वीट किया कि भाई आपके दोनों बेटे जो हैं वो पकड़े भी गए, रिहा भी हो गए बड़ी जल्द, और आपको मुबारकबाद। तो बड़ा सार्केस्टिक टोन थी उसकी, तंजिया किस्म की काटदार ट्वीट थी। और फिर आपने देखा होगा कि कल परसों जो एक तमाशा मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसका कि जिक्र करना भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो आपको जो है वो नेशनल टेलीविजन के ऊपर तो ऐसी बातें दोहराई भी नहीं जा सकती जिस तरह के इल्जामात मुख्तलिफ धड़ों ने एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं। खसूसन आपने देखा होगा सनम जावेद वर्सेस पता नहीं वो कोई पीटीआई के वर्कर हैं केपी में, मैंने तो उनका कभी जिक्र नहीं सुना था, और वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो ये धड़े बंदियां देखिए। अच्छा, ये दूसरी बात ये कि बड़ी पार्टियों में ऐसा होता है, ये कोई इतनी गैर मामूली बात भी नहीं है। मगर अगर उम्मीद साहब यही बात तो फिर सपोर्ट कर रही ना कि अगर कोई एक लीडर हो जो रास्ता दिखाने को या ले जाने को हो, तो ये सब ना हो रहा हो, पार्लियामेंटेरियंस के आपस में इख्तिलाफात, सोशल मीडिया पर जंगे अलहदा हो रही हो, मीडिया इंटरेक्शंस के अंदर फिर कारकुन ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि लीडर हैंडल ना कर पाए। इसका मतलब है कि कोई शख्स इस वक्त जमात को लीड नहीं कर पा रहा है, समझा नहीं पा रहा और खुद भी समझ नहीं पा रहा। जी आयशा, यही बात है। देखिए इसमें एक अहम नुक्ता ये है कि फिलहाल जब तक अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, तो वो भी एक ताकत का मरकज है इस पार्टी में। क्योंकि ये तो आपको देखना चाहिए ना कि अगर पीटीआई के पास कहीं रियासती ताकत या हुकूमती मशीनरी है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में ही है। और इससे पहले भी जो वो इस्लामाबाद पे चढ़ाइयाँ करते रहे हैं, तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मशीनरी और वर्कर्स और सरकारी मुलाजमीन की बदौलत ही होता रहा है। तो इस वक्त तक तो वो भी एक पैरेलल एक कुवत है। और बहुत सारे इल्जाम ये सोशल मीडिया पे कारकुन लगाते हैं पीटीआई के कि बहुत सी ये जो कीचड़ विचड़ उछल रहा है, इसके पीछे अली अमीन गंडापुर ग्रुप है। अब मुझे नहीं पता कितना सच है क्या सही है, मैं इतना क्लोजली तो फॉलो नहीं करता, लेकिन ये धड़ेबंदी शदीद है। और अलीमा खान साहिबा जो है वो भी मरकजी, उनकी हैसियत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक अली अमीन गंडापुर भी उनके सामने सबमिट करके उनको लीडर माने। तो इसलिए अभी वो वाला जो है दौर दूर है। अभी तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनका भी जिक्र है कि उनको भी काफी मुकदमों में रिलीफ मिला है। और देखना यह है कि जब वो बाहर आते हैं, अगर उनकी हर मुकदमे में और जैसे पहले में हुए जमानत होती है, तो बाहर निकलकर वो क्या रोल अदा करते हैं। क्या फिर वो एक और मुतबादिल पावर सेंटर के तौर पर उभर कर आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो फिर तो ये काफी शदीद हो जाएगा कंपटीशन। ठीक हो गया रजा साहब। मैं ज़ैगम साहब मुख्तसरन एक बात कि गंडापुर का रोल कितना अहम है, क्योंकि आज अलीमा खान ने आके जो बाहर उनको भी पैगाम पहुंचाया इमरान खान का, उनके कंडक्ट से लेके केपी की सिचुएशन से लेके कि इस तरीके से तो हुकूमत नहीं चल पाएगी। गंडापुर के पास कितनी स्ट्रेंथ मौजूद है अगर वो सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़े जिसकी बात हो रही है कहीं ना कहीं डिवाइड का भी बायस बन रहे हैं। देखिए, गंडापुर का बहुत ही अहम रोल है, इसलिए कि उनके पास एक एग्जेक्टिव पोजीशन है, वो इस वक्त रियासत का हिस्सा हैं और उनकी वजह से, उनके सूबे की वजह से पीटीआई हुकूमत में है, हुकूमत का हिस्सा है, रियासत का हिस्सा है। अब उन्होंने एक टाइट रोप पे चलना होता है,
कि एक तरफ एहतजाजी सियासत की तरफ उनको धकेला जाता है और यहाँ तक कहा जाता है कि आप जुलूस लेकर आएँ, इस्लामाबाद पे यलगार करें। दूसरी तरफ उन्होंने हुकूमत को भी चलाना है, सूबे को भी चलाना है, जिसके लिए मरकज़ से भी कोऑर्डिनेशन चाहिए और एक ऐसा सूबा जो दहशत ज़दा है उसमें सिक्योरिटी के इदारों से भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। आई थिंक इज़ प्लेइंग वेल। और अलीमा बीबी जिस तरह का उन पर दबाव डालने की कोशिश करती हैं, अगर वो उसको मान लें और मुकम्मल तौर पर उस तरह की सियासत करें तो फिर तो सूबे से तो फारिग हो जाएंगे, फिर सूबे की हुकूमत तो इस तरीके से नहीं चल सकती। तो इसलिए वो उस दबाव को और जमात को वेल बैलेंस कर रहे हैं, डिलीवर कर पा रहे हैं दोनों जगह? मेरे ख्याल में तो जितना उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है उससे बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। उनका सूबा पनागाह है पूरी पीटीआई के लिए। जो जहां से भागता है वो जाके वहां पनाह लेता है। वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट दे रहे हैं, वो माली सपोर्ट दे रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दे रहे हैं। ये पता उस दिन चलेगा जिस दिन ये सूबा पीटीआई के पास नहीं रहेगा कि अली अमीन गंडापुर की वजह से कितनी बड़ी पनागाह है ये सूबा उनके लिए। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेने के बाद अहम मामला आलमी यौम खानदगी है और हम कहाँ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। दुनिया भर में यौम खानदगी मनाया जा रहा है। आज के दौर में खानदगी का मतलब सिर्फ हरूफ जोड़ना, नाम लिखना और अल्फाज पढ़ लेना नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया में मौसर तरीके से आगे बढ़ना है। यही वजह है कि इस साल यौम खानदगी का थीम डिजिटल दौर में खानदगी का फ़रोग रखा गया है। दुनिया तेज़ी से डिजिटल लिटरेसी की तरफ बढ़ रही है, जहां नौकरी के लिए दरख्वास्त देने से लेकर बिल अदा करने, कारोबार चलाने या सरकारी सहूलतों तक रसाई सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए होता है। ऐसे में जो लोग डिजिटल लिटरेसी से महरूम रहते हैं वो न सिर्फ इल्म बल्कि रोजगार, शहरी हुकूक से भी पीछे रह जाते हैं। पाकिस्तान के लिए चैलेंज दोहरा है। एक तरफ करीबन 40% आबादी अब भी बुनियादी खानदगी से महरूम है। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो जाते हैं उनका हाल कोई अच्छा नहीं। 42% तलबा 5वीं जमात तक पहुंचते ही तालीम अधूरी छोड़ देते हैं। ये दुनिया में ड्रॉप आउट स्टूडेंट की दूसरी सबसे ज्यादा बड़ी रेशो है। पाकिस्तान एजुकेशन टास्क फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सबके लिए तालीम के हदफ की आखिरी तारीख 2015 मुकर्रर की गई थी, जो हासिल ना हो सकी। मौजूदा रफ्तार के मुताबिक अब ये मकसद पंजाब में 2041, सिंध में 2050, खैबर पख्तूनख्वा में 2064 और बलोचिस्तान में अगली सदी में हासिल हो सकता है, जिसकी सबसे बुनियादी वजह रियासत की जानिब से तालीम को दी जाने वाली कम तरजीह है। ये सूरत हाल ना सिर्फ तालीमी मुस्तकबिल को महदूद करती है, बल्कि माशरती और माशी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरी तरफ जिन्हें तालीम तक रसाई मिल भी जाती है वो अक्सर डिजिटल सलाहियतों से महरूम रहते हैं। इंटरनेट तक ना हमवार रसाई, नाक़िस तालीमी मयार, मतरूक निसाब और असातिज़ा की डिजिटल तरबियत का फुकदान नई नस्ल को आलमी मईशत का हिस्सा बनने से रोक रहा है। हम अगर वाकई तरक्की की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं तो बुनियादी तालीम के साथ साथ जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक हुनर देने पर भी तवज्जो देना है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हम आने वाले बरसों में ये खलापुर कर पाएंगे या फिर हमारी नई नस्ल रिवायती और डिजिटल दोनों तरह की नाखानदगी के बोझ तले दबी रहेगी। सवाल तो ये भी है कि क्या हमारे तालीमी हुकूमती इदारे इस दोहरी महरूमी को ख़त्म करने के लिए कोई संजीदा मंसूबा रखते भी हैं या नहीं। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, आलमी यौम खानदगी, 40% आबादी, 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम, दुनिया बुनियादी से डिजिटल लिटरेसी के दौर में दाखिल, हम क्यों दोनों मैदानों में पीछे रह गए। हसन निसार साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हसन साहब, माजरत आप पहले हिस्से में साथ नहीं थे, अगर उसको कमेंट करना चाहें अलीमा खान के सियासी किरदार तो जवाब दीजिए और फिर आलमी यौम खानदगी पे आ जाइए। देखें आयशा, आपने कहा है कि ये हकीकी है, ये महज अलामती। लेकिन बात सुने, मेरे नज़दीक ना ये हकीकी है ना अलामती है, ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जिस पे इमरान खान भरोसा कर सकता है। क्योंकि बाकी जिस तरह के हम लोग हैं, आपको भी पता है, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स बुज़कशी जैसा खेल है, अगर बाकियों को भी पता हो, और हर खातून बेनज़ीर भुट्टो नहीं होती, और इमरान जैसे मल्टी डायमेंशनल इंसान की लेगेसी को संभालना इनमें से किसी के भी बस की बात नहीं है। सही, ठीक। बाकी रह गया आपका दूसरा सवाल, तो अभी आपने पूछना है या बाद में? जी जी सर, आप कहिए उसके ऊपर भी। अच्छा, पहली बात, एक शेर सुनो, आपका सवाल बड़ा मज़े का खेज है। गिरो तो साथ गिरे शान शाह सवारी भी, गिरो तो साथ गिरे शान शाह सवारी भी, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए, जवाल आए ना तो पूरे सारा कुछ। सर निकलना भी तो है, ये जवाल तो आप हमें कई अरसे से बता रहे हैं, उससे निकलना भी तो है ना, दुनिया निकल रही है। बाद में मैं हकीकत पर निकलना भी तो है। ड्रीम फरोशी तो हो रही है, ख्वाब फरोशी इस मुल्क का हिस्सा है, छोड़ें इसको।
आप बात कर रही हैं नाखानगी की, यहाँ तो खानदा भी नाखानदा है। इस मुल्क में अच्छे खासे लोग अनसर्टेनिटी को अनसर्टेनिटी कहते हैं, दारुल हुकूमत को दारुल खिलाफा कहते हैं। कभी अपने टिकट्स देखो टीवियों पे, रोना आता है। तो ना यहाँ तो खानदा भी ना खानदा है। 90% लोग पूरा शेर ठीक नहीं पढ़ सकते चूंकि उनको वजन बहर की तमीज ही नहीं। सर वजन बहर ना पता हो, दारुल हुकूमत दारुल खिलाफा ना पता हो, मगर 40% को तो कुछ भी पता नहीं है। 40% सरवाइव कैसे करेगा डिजिटल दौर में? वो भी वैसे ही। पहले बात सुन लें, फ्रॉम टॉप टू टो, अशराफिया से अवाम तक, करप्शन, झूठ, लूटमार, हसद, गीबत, सनसनीखेजी, घुटन, करबा परवरी, माजी परस्ती, शख्सियत परस्ती, खुशामद, चापलूसी, झूठी गवाहियाँ, झूठे मुकदमे, नमूदो नुमाइश, नाहली, क्या क्या गिनाऊँ, ख़यानत, अदम तफ़्फ़ुज़, ज़मीर फरोशी, मुनाफ़क़त, डबल स्टैंडर्ड्स, भूख नंग, बेरोज़गारी, सफोकेशन, हिमालयाई किस्म के कर्जे, डंग टपाऊ हुक्मरान। कहाँ तक सुनाऊँगा मैं आपको? कहाँ आप, मतलब आपका सवाल ये है कि हम क्यों दोनों मैदानों में? एक मैदान बताओ मुझे जिसमें आगे एक। क्या हमारे उलमा ने सक्सीड किया अपने काम में? मैं तो अपने गिरेबान में झांकता हूं। दे कुडंट रीच मी, आई एम डिसऑनेस्ट, मैं कम तोलता हूं, मैं झूठ बोलता हूं। किस मैदान में? जवाल, मैंने कहा ना, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। ये एक साइंस है, पोइट्री में बयान हुई है। जिस्म का एक उज़्व अगर कैंसर की लपेट में आ जाए तो समझो सारा गया। तो यहाँ तो ठीक ही कुछ नहीं। सर कैंसर के भी इलाज आना शुरू हो गए हैं, किसी ना किसी तरीके से चीजों को शुरू हो गए। देखते हैं फिर कोई और कैंसर आ जाएगा। कभी टीबी भी लाइलाज था, ये मुझे भी पता। आपने तो उम्मीद ही छोड़ दी। एवरेज अब 150 साल प्रेडिक्ट की जा रही है एवरेज एज। हमारे यहाँ 50 पे जा रही है। उसको छोड़ दें, ठीक है। हमारे नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ बीबी, हमारे यहाँ है ही कुछ नहीं। ठीक हो गया। तो नाखानदगी, ये क्या इशू है भाई? ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, आपके यहाँ तो ढंग का कारीगर नहीं मिलता। आयशा प्लीज एक बात सुनो जी। मैंने काफी घर बनाए हैं जिंदगी में, आप यकीन करो आज आपको ढंग का कारीगर मिस्त्री नहीं मिलता। अच्छे छोड़ चुके हैं, बुरे बतदरीज बद से बदतर अच्छे उस्ताद नहीं रह गए। आपकी गुफ्तगू ये बता रही है। ये तरखान, ये हाँ ठीक है, प्लम्बर आपको ये नहीं मिलता ढंग का। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, 40% आबादी की नाखानदगी और फिर डिजिटल लिटरेसी जो बड़ा चैलेंज बन के सामने आ गया। हसन साहब की गुफ्तगू कहती है कि हम अगले 50 साल, शायद वो तो समझते हैं कभी भी नहीं, हम वो तरक्की का सफर नहीं कर सकते। देखिए बात यह है कि पहले तो ये जो आदाद शुमार हैं ये भी इंतहाई मशकूक हैं। जैसे अभी हसन साहब कह रहे थे कि जो सो कॉल्ड खानदा भी हैं, वो किस हद तक खानदगी का जो मयार है वो सिर्फ अपना नाम लिखना या दस्तखत करना ही है, उसकी बुनियाद के ऊपर आप खानदा तस्लीम किए जाते हैं। तो इस लिहाज से तो पाकिस्तान में ये नंबर्स भी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड है और ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ ट्रेजिडी भी है और बहरान भी है कि हमने इस कदर, यानी कि आप ये देख लीजिए, हम अक्सर कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बड़ी अबतर है, लेकिन हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनकी शरह ख़वानदगी पाकिस्तान से ज़्यादा है। अब आप खुद ही से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगरचे कि उनको वो हुकूक नहीं मिले जो कि एक आज़ाद मुमलिकत में मिलने चाहिए पाकिस्तानियों को, उसके बावजूद वो नंबर ज़्यादा हैं क्योंकि इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। और इसकी बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। उसकी यही वजह है कि हमारी जो लेबर है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी कहा जाता है मईशत के हवाले से, उसमें ख़वानदगी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इसके अलावा भी बहुत सी और ऐसे पहलू हैं एवरीडे लाइफ के कि जहाँ पे इसके बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और यही बात है कि इसके ऊपर हंगामी बुनियादों के ऊपर बहुत से ममालिक में ऐसी ही सूरत हाल थी आयशा, और वहाँ पर जो है इमरजेंसी प्रोग्राम्स रन किए गए ख़वानदगी की प्रोग्राम्स के हवाले से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप तालीम दे सकें। यहाँ भी कुछ ऐसा ही जरूरत है, लेकिन कौन करेगा अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक हो गया, ब्रेक लेते भी बहुत से प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, तालीमी इमरजेंसी से लेके लैपटॉप, मिल्क स्कीम्स, पता नहीं कौन कौन सी स्कीम्स हैं, लेकिन असरात कितने हैं अगले हिस्से में प्रोग्राम के बात करते हैं। प्रोग्राम
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद साहब, मई 24 में तालीमी इमरजेंसी का नफाज किया गया था। आज तक सिर्फ एक इजलास हुआ है और 14 नुकात में से किसी एक पर भी अमल दरामद नहीं है रिपोर्टेडली। तो फिर मकसद क्या है ऐसी इमरजेंसीज का? यही वजह है कि हम आज तक पीछे हैं, क्योंकि ये तरजीह ही नहीं। जी बेशक, और न सिर्फ ये, आप 2024 की बात कर रही हैं, उससे काफ़ी पहले मेरे ख्याल में मुशर्रफ साहब के आखिरी दिनों में या पीपल्स पार्टी के शुरू के दिनों में एक हमारी आईनी शिक बनी, जिसके अंदर कहा गया कि पाकिस्तान अपनी जीडीपी का 5% तालीम पे खर्च करेगा अगले 15 साल के लिए। ये एक आईनी रिक्वायरमेंट थी, उसके अंदर आइन के अंदर लिख दिया गया। ना सिर्फ कि वो 5% हम कर सके, बल्कि मेरे ख्याल में मजमूई तौर पर 2% से भी कम हमने खर्च किया है तालीम के ऊपर, और कितना हुआ है कितना नहीं हुआ वो सवालिया निशान है उसके ऊपर। दूसरी बात, वो 15 साल को बढ़ाया भी नहीं गया, उसको छोड़ दिया गया वहीं पे, वहीं जहाँ पे था। तो ये तो एक मजबूरी है। तालीम सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी मिले, तालीम इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जो आपके इनफरादी या इज्तिमाई मामलात हैं उसमें एक बेहतर इन्फॉर्म्ड फैसले कर सकें, बेहतर फैसले कर सकें। अगर आप तालीम से याफ्ता नहीं है तो गालिबन आपके फैसले भी वैसे ही होते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं आपको ले जाता हूँ साथ वाले मुल्क में, भारत में, जहां पर नरेंद्र मोदी के नीचे एक फैसला हुआ कि इस इकोनॉमी को, इस सोसाइटी को डिजिटाइज किया जाएगा। उसने इकोनॉमी को भी डिजिटाइज किया, सोसाइटी को भी डिजिटाइज किया, और सोसाइटी को डिजिटाइज उस हद तक कर लिया कि आज आप किसी छाबड़ी वाले से जब कोई चने लें वहां पे दिल्ली में या इंडिया में कहीं पे भी, या फॉर दैट मैटर बेगर को, किसी फकीर को जब पैसे देते हैं तो आप अपने फोन से उसके फोन पे ट्रांसफर करते हैं डायरेक्ट, वो जो तरीका होता है उस तरीके से। तो ये है वहां पे पेमेंट का तरीका। यानी वो भी लोग उतने ही, इतने हमसे, हमारी वाली हालत तो नहीं होगी, लेकिन उतने ही नाखानदा हैं जितने के पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन उसके बावजूद एक डिजिटल सोसाइटी का बनना पॉसिबल हो चुका था। तो मेरा ख्याल है कि हाँ, हम ये तो समझते हैं कि 8 से 10%, कम से कम 8% ग्रोथ होगी हमारी इकोनॉमी में, तो ये जो 25 साल से कम उम्र के लोग हैं इनको नौकरियां मिलेंगी। लेकिन अगर नहीं मिलेंगी तो फिर वो बेचारे समुद्रों में डूबते रहेंगे। तो गलतियां तो बेशुमार हैं, डिजिटाइज करने के तरीके भी मौजूद हैं। पैसा खर्च करना चाहिए तालीम के ऊपर, और वाकई में यकीनन तौर पर एक जेन्युइन और सिंसियर तरीके से खर्च किया जा सकता है और अपनी तालीमी काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये सब चीजें पाकिस्तान में अगर कुछ बाकी ठीक हो रहा हो तो हम इसके बारे में भी बात करें तो फायदा होगा। ज़ैगम साहब, 18वीं तरमीम और उसके बाद से अब तक हालात हमारे वहीं खड़े हैं। हवाला अगर आसपास के मुल्कों का भी लें तो वो 4.5% से ऊपर लगा रहे हैं। हमने क्यों तालीम को ऑप्टिक्स में डाल रखा है? सिर्फ इसलिए कि तालीम गरीब का मसला है, अमीर का तो मसला नहीं है। अमीर के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, अब उनका तो एजुकेशन सिस्टम टोटली फॉरेन कनेक्टेड है। पाकिस्तान में तमाम जो बड़े प्राइवेट स्कूल हैं वो तो अब ऑक्सफोर्ड की आपको सर्टिफिकेट देते हैं, मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, और फिर हायर एजुकेशन जो है अब ग्रेजुएशन भी फॉरेन कनेक्टेड है, या फिर बच्चे ही बाहर चले जाते हैं। तो बाकी रह जाते हैं गरीब, उनको पढ़ाकर क्या लेना है? देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़े एजाज़ से महरूम हुआ है। वो ये है कि पाकिस्तान का आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में दुनिया में दूसरा नंबर है। पहला होना चाहिए था, लेकिन आपको अफसोस होगा कि पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। और थोड़ी फिगर की करेक्ट कर लें, यूनेस्को ने 2 साल पहले ये कहा था कि स्कूल से बाहर 2,66,00,000 बच्चे हैं। यानी जो फिगर्स हम बताते हैं उससे 16 लाख ज़्यादा बच्चे हैं। बांग्लादेश की 1971 में हमसे खानदगी कम थी, 18% थी, हमारी 22% थी। आज वहाँ हमारे यहाँ से पाकिस्तान के जो नाखानदा हैं वो बांग्लादेश से दुगने हैं। बांग्लादेश की 20% आबादी नाखानदा है, पाकिस्तान की 40% आबादी नाखानदा है। और माशाल्लाह हमने अपने आइन में लिखा है 25A में कि तालीम 6 से 15 साल के बच्चों के लिए मुफ्त होगी और लाजमी होगी। और मियार का यह आलम है कि 5वीं जमात के बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद एक फिक्रा भी उर्दू या अंग्रेजी में नहीं लिख सकती। आपने ये कहा कि डिजिटाइज करें, डिजिटल स्किल्स दें। वो शेख सादी की कहावत है कि एक बादशाह खड़ा था छत पर, नीचे से एक बंदे ने आवाज़ लगाई कि मदद करो। बादशाह ने कहा ज़रा दामन फैलाओ, मैं शर्फियाँ फेंकूँ। तो उस बंदे ने कहा कि दामन अज कुजा आरम के जामे ना दारम,
हजूर मेरी तो कमीज़ ही नहीं है, मैं दामन कैसे फैलाऊं कि आपसे शर्फियाँ दूँ। तो यहाँ तालीम देंगे, खानदगी देंगे तो उसके ऊपर कोई चीज़ बिल्ड होगी ना। दुरुस्त। ज़ैगम साहब, जहाँ आप बात करते हैं, अफसोस और शर्मिंदगी सिर्फ हाथ में बचता है कि इस मुल्क को चलाने वाले इस मुल्क के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं और कितनी संजीदगी से देखते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।